Hello everyone, welcome you all to Anthropology Insight classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in UGC NET exam of August 2024 exam. So let's start. तो क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक के 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो अगस्त 2024 के यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए थे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, a shift from inbreeding to panmixia may lead to increase in homozygosity, decrease in homozygosity, increase in population size, increase in population density। तो आप इनब्रीडिंग के बारे में जानते होंगे। इनब्रीडिंग मीन्स होता है कि जो मेटिंग होती है विद इन अ ग्रुप, मीन्स अमंग द ब्लड रिलेटिव्स अगर मेटिंग होती है, इनको हम कॉन्सेंगिनियल मैरिजेस में पढ़े थे। जब हम मैरिज पढ़ रहे थे तो कॉन्सेंगिनियल मैरिजेस या अदर टर्म में इसको इंसेस्ट कह सकते हैं। और इस तरह का अगर मेटिंग होता है विद इन अ ग्रुप, ठीक है, विद इन अ ग्रुप, विद इन अ फैमिली, अमंग द ब्लड रिलेटिव्स, अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। तो एक पॉपुलेशन में अगर विद इन अ ग्रुप मतलब कुछ लोगों के बीच में आपस में मीटिंग हो रही है तो उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। और इनब्रीडिंग के तमाम जो है बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं हेल्थ पर। तमाम जो ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज या में हेल्थ इश्यूज तमाम डेवलप हुए थे बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग इसीलिए इसमें टैबू लगता है और उससे डेवलप होता है, जैसा कि आप कास्ट सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटीज में आपने पढ़ा था कि इंसेस्ट टैबू आपने पढ़ा था। और इंसेस्ट टैबू क्यों लगा? इंसेस्ट क्या है? इनब्रीडिंग ही है एक प्रकार से, क्योंकि जो अपने ही फैमिली के बीच में, अगर हम कंसेंगिनियल मैरिजेस की बात करें या मेटिंग की बात करें, तो जो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी थी, मींस अर्ली सोसाइटीज में, प्रिमिटिव सोसाइटी में सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी थी, वो कोई मैरिज के रूल्स नहीं थे। और अमंग द ब्लड रिलेटिव्स को विद इन अ फैमिली वो मेटिंग या सेक्सुअल मीन्स क्या कहते हैं रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते थे, और उसकी वजह से तमाम हेल्थ इश्यूज डेवलप होते थे। और उसके जो बैड इम्पैक्ट पड़ते सोसाइटी में, उसी को रोकने के लिए इंसेस्ट टैबू लगाया गया, मीन्स उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई और कुछ रूल्स बनाए गए। और वही रूल्स बाद में आपको कास्ट में एक्सोगैमी के रूप में, मीन्स कास्ट में एंडोगैमी जिसमें कि क्लैन एक्सोगैमी होता है, कास्ट में क्या होता है? क्लैन एक्सोगेमी होता है। क्लैन एक्सोगेमी क्या होता है? क्लैन एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसमें कि एक ही क्लैन के माना जाता है कि एक ही क्लैन के लोग आपस में क्या होते हैं? ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। तो कास्ट में क्लैन एक्सोगेमी माना जाता है, जबकि ट्राइब में टोटेम एक्सोगेमी का रूल फॉलो किया जाता है। तो टोटेम, एक ही टोटेम के लोग भी आपस में ब्लड रिलेटिव होते हैं, एक ही क्लैन के लोग भी आपस में ब्लड रिलेटिव होते हैं। और इसीलिए क्लैन में एक्सोगेमी, टोटेम में एक्सोगेमी का रूल लाया गया कि क्योंकि आपस में ब्लड रिलेटिव्स हैं तो उनके बीच में मेटिंग नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए। और इसी को रोकने के लिए टैबू लगाया गया, जिसको हम इंसेस्ट टैबू कहते हैं। ओके, तो इनब्रीडिंग और पैनमिक्सिया जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनब्रीडिंग और पैनमिक्सिया, जिसको कि आप लोगों ने पॉपुलेशन स्टडीज में पढ़ा होगा, तो उसमें इनब्रीडिंग क्या होती है? उससे क्या होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है, मीन्स होमोजाइगोसिटी में सिमिलैरिटी होती है ट्रेड्स में। और अगर इनब्रीडिंग को मतलब रोकते हैं तो हेट्रोजाइगोसिटी के मतलब बढ़ेगी, ठीक है, और होमोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन पैन मिक्सिया क्या है? पैन मिक्सिया इज इंटरब्रीडिंग, नॉट इन ब्रीडिंग, इट इज इंटरब्रीडिंग, मीन्स इन बिटवीन टू ग्रुप्स अगर मेटिंग होती है तो उसको हम इंटरब्रीडिंग कहते हैं। और विद इन अ ग्रुप होती है दैट इज इन ब्रीडिंग। ओके, तो पैन मिक्सिया होगा, तो पैन मिक्सिया होगा तो स्वाभाविक सा है कि डिक्रीज इन होमोजाइगोसिटी होगा, डिक्रीज इन होमोजाइगोसिटी होगा, ठीक है। इसका पॉपुलेशन साइज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज नहीं होगी, बस होमोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शिफ्ट फ्रॉम इन ब्रीडिंग टू पैन मिक्सिया, तो इसका आंसर होगा डिक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, बिकॉज इन ब्रीडिंग helps to increase the homozygosity, while pan mixia, that is the mating between the two groups, not within the same group, not within the same group,
तो जब रिलेशनशिप्स टू ग्रुप्स या टू डिफरेंट फैमिलीज के बीच में होते हैं देन दैट इज पैनमिक्सिया. इंटरब्रीडिंग and inbreeding is within the same group within the same family, that is inbreeding. Okay, so inbreeding increases the homozygosity while panmixia helps to decrease the homozygosity. Then option number second correct होगा. Okay, then question number 62 पे चलते हैं. Which of the following books dealt with impact of administrative policy with special reference to excise policy liquor? और यहाँ पर आ जाता है F.G. बेली की बुक का नाम, जिसमें कि कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर उन्होंने लिखा था, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर. और इस बुक में उन्होंने इसका ही जिक्र किया था कि कैसे जो मतलब F.G. बेली ने जो उड़ीसा के बीसी पाड़ा विलेज पर उन्होंने स्टडी किया था. और जब उन्होंने स्टडी किया था तो इसका विलेज का नाम था बीसी पारा. और बाद में फिर जब री स्टडी किया उन्होंने, मीन्स इस बुक में तो उन्होंने स्टडी किया था फर्स्ट टाइम और फिर री स्टडी किया तो ये नाम चेंज हो गया था बीसी पाड़ा में, बीसी पाड़ा. ठीक है, पाड़ा तो बीसी पाड़ा. इसी तरह कंधमाल जो कंध ट्राइब थी, कंधा ट्राइब, तो वो और उड़ीसा का नाम भी चेंज हो गया था. उड़ीसा का नाम जो है वो ORRI ऐसे लिखते थे, ORI SS, और फिर वो बाद में ODISHA हो गया था. ठीक है, तो मीन्स जो कॉलोनियल्स आए तो कॉलोनियल्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वहां पर लागू की और उससे वहां पर रहने वाले जो लोग थे, कंधा ट्राइबल्स थे और पना जो कास्ट ग्रुप था, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है एक्साइज पॉलिसी का, इसी पर ये बुक बेस्ड थी, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर. और ये लिखी गई थी F.G. बेली के द्वारा and it was based on the study of BC Para village of Odisha. ठीक है. Then third question देख लेते हैं. Identify the correct sequence of following finger ball patterns in descending order of their frequency in the bird population. Descending order आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ascending नहीं लिखा है. ascending means बढ़ते हुए क्रम में और descending means घटते हुए क्रम में देखना है. तो वर्ड पॉपुलेशन में जो फिंगर बॉल पैटर्न्स हैं उनको घटते हुए क्रम में देखना, मीन्स सबसे ज्यादा से कम की तरफ जाना है. तो वर्ड पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस पैटर्न की पाई जाती है? लूप की पाई जाती है. ठीक है, लूप की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पाई जाती है. तो लूप सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो हाईएस्ट जो है वो किसका फ्रीक्वेंसी है? लूप का है. तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो लूप से अब हम बढ़ेंगे, तो सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वर्ल्स की होती है. वर्ल्स. ठीक है, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट. देन थर्ड मोस्ट हाईएस्ट होती है प्लेन आर्च की, एंड फोर्थ नंबर पे आता है टेंटेड आर्च. ओके, तो लूप सबसे ज्यादा है, देन वर्ल्ड, देन प्लेन आर्च एंड देन टेंटेड आर्च. तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं BCAD, और BCAD वाला सेकेंड ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन. तो वर्ड पॉपुलेशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है उससे सबसे कम फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे, तो BCAD होगा. अगर यही असेंडिंग ऑर्डर होता तो क्या होता? ठीक इसका उल्टा हो जाता, DACB होता. ठीक है, टेंटेज आर्च से प्लेन आर्च एंड देन वर्ल्ड एंड देन लूप लास्ट में आता, DACB हो जाता. इसी का ठीक उल्टा अगर यहाँ पर डिसेंडिंग यहाँ पर असेंडिंग लिखा होता, क्या लिखा होता? असेंडिंग लिखा होता. अभी यहाँ पे क्या है? डिसेंडिंग है. तो डिसेंडिंग मीन्स हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाना है, तो BCAD हो जाएगा. ओके, तो इस बात का आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी लैंग्वेज को ध्यान देना है कि उसमें कहा क्या जा रहा है. ठीक है, ये बात आप जब भी क्वेश्चन करिए तो इसको ध्यान में रखिएगा. Which of the following characteristics are found among the Inuit populations but not among the tropical dwellers? आप सीधे सीधे यहाँ पर जब आप एडाप्टेशन पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कोल्ड क्लाइमेट के जो एडाप्टेशन फीचर्स होते हैं वो जो हॉट क्लाइमेट्स के पीपल हैं उनमें डिफर करते हैं. ठीक है,
तो इनुइट पॉपुलेशन जो होती है वो कोल्डर क्लाइमेट्स में रहती है, जिनको हम कई बार एस्किमोस बर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है। और ट्रॉपिकल ड्वेलर्स जैसे कि अफ्रीका के पीपुल्स को क्या है, अफ्रीका, इंडिया, इन सब के हॉट क्लाइमेट्स के पीपुल, उनको ट्रॉपिकल ड्वेलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनुइट पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका में रहते हैं। ये मोस्टली अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड एंड साइबेरिया में भी इनकी कुछ पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, तो अभी देखना है हमको कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इन्विट में तो पाए जा रहे हैं बट ट्रॉपिकल्स में नहीं पाए जा रहे हैं। तो एक्टोमॉर्फिक सोमैटोटाइप ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ हीट टू द एक्सट्रीमिटीज, ग्रेटर सरफेस एरिया टू बॉडी मास। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो बर्जमैन और एलन रूल यहाँ पर लगेगा। तो बर्जमैन और एलन ने ही ये जो हीट एंड कोल्ड एडाप्टेशंस के लिए कैसे डिफरेंट बॉडी साइज, शेप होता है, सरफेस एरिया होता है, एक्सट्रीमिटीज, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स के लोगों में, इस पे इन्होंने रूल दिया था। और बर्जमैन ने बताया था कि जो हॉट क्लाइमेट के लोग होते हैं वो टॉल एंड सिलेंडर बॉडी सरफेस के होते हैं, जबकि जो कोल्ड क्लाइमेट के होते हैं वो ब्रॉड मीन्स मतलब हैवी बल्कि बॉडी साइज होता है। लेकिन जो एलन के हिसाब से उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो कोल्ड क्लाइमेट्स की छोटी हाथ होते हैं, जबकि जो ये क्या कहते हैं हॉट क्लाइमेट्स के लोग होते हैं इनके लॉन्ग जो है हाथ होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो इंक्रीज मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, अब जो कोल्ड क्लाइमेट्स के लोगों में इनमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है इन ऑर्डर टू कीप देयर बॉडी वार्म। ठीक है, हॉट बनाए रखने, अपनी बॉडी को वार्म बनाए रखने के लिए उनमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जबकि जो ये ट्रॉपिकल ड्वेलर्स हैं वो क्योंकि उनको कूल करना है अपनी बॉडी को, तो मोर एंड मोर हीट वो डिसिपेट करते हैं बॉडी से। ठीक है, तो इंक्रीज मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन तो इनविट के केस में नॉट अमंग द ट्रॉपिकल ड्वेलर्स, और ग्रेटर सरफेस ऑफ हीट टू द ट्रांसफर ऑफ हीट टू एक्सट्रीमिटीज ये भी इनविट में है, लेकिन ट्रॉपिकल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल्स में जो है वो क्योंकि यहाँ पर हीट का ट्रांसफर एक्सट्रीमिटीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इनविट में क्या होता है कि एक्सट्रीमिटीज की तरफ वो हीट को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को अपने को गर्म रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों केसेस, जो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनविट को सूट करती हैं बट नॉट अमंग द ट्रॉपिकल ड्वेलर्स। तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु कंबाइन द हिस्टोरिकल एंड इंडोलॉजिकल अप्रोचेस इन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। एस सी दुबे नहीं होंगे, एफ जी बेली नहीं होंगे, तो इन्होंने सब मीन्स विलेज स्टडीज किया था। और एलपी विद्यार्थी का भी नहीं होगा, इन्होंने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स दिया था गया का। ठीक है, और अर्बन स्टडीज की थी रांची पे, तो इनका भी नहीं होगा। इरावती कार्वे, इरावती कार्वे इज द राइट आंसर। इरावती कार्वे ने ही जो है वो हिस्टोरिकल इंडोलॉजिकल अप्रोचेस को एक साथ जोड़कर इंडियन सोसाइटी की स्टडी की थी। ये फर्स्ट फीमेल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थी और ये इंडोलॉजिस्ट भी थी। इंडोलॉजिस्ट कहने का मतलब है जो इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के, मीन्स की कल्चर, सोसाइटी, और उसमें क्या किया उन्होंने, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो कि एंशियंट रिकॉर्ड्स थी, सांस्कृतिक टेक्स्ट थी, उसको स्टडी किया। 3000 साल पुरानी सांस्कृतिक टेक्स्ट को स्टडी किया और उससे जो उस समय की कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसको समझने का प्रयास किया। और उनकी स्टडी में ये इस तरह उन्होंने हेल्प लिया। तो इस तरह हिस्टोरिकल और इंडोलॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से, दोनों एक साथ मिलाकर उन्होंने स्टडी किया इंडियन सोसाइटी को। और तो इस तरह इरावती कार्वे राइट आंसर है। ठीक है, और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी उन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें कि पूरे इंडिया को किनशिप के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर 4 में उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो इरावती कार्वे का ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एंशियंट सांस्कृतिक टेक्स्ट, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट थी, उसको इंडोलॉजिकल अप्रोच के साथ जोड़कर जो उस समय की प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी थी उसको स्टडी करने का कोशिश किया था। इसीलिए ये इंडोलॉजिस्ट कही जाती है। ये सोशियोलॉजिस्ट भी थी, फर्स्ट फीमेल सोशियोलॉजिस्ट भी थी, फर्स्ट फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल सोशियोलॉजिस्ट, फर्स्ट इंडियन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और साथ ही ये इंडोलॉजिस्ट भी थी, क्योंकि इंडिया की जो स्टडी की गई उसमें भी इनका योगदान था। ओके, तो इस तरह इरावती कार्वे इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कार्गो कर्ल्स ऑफ द मेरिनेशियन कल्चर ऑफ द पैसिफिक रीजन आर कैटेगराइज्ड एज। तो ये किस तरह इनको हम देख सकते हैं इसमें? तो मोबिलिटी मूवमेंट, नेटिविस्टिक मूवमेंट, मिलनेशियन मूवमेंट, मिलनेरियन मूवमेंट, और आइडेंटिटी मूवमेंट। तो इसमें बी एंड सी तो करेक्ट है, डी भी हो सकता है, पर डी की यहाँ पर कोई ऐसा साथ में नहीं है। अगर बी सी डी होता तो ये होता, पर बी एंड सी ओनली वाला यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि ये नेटिविस्टिक मूवमेंट और मिलनेशियन दोनों मूवमेंट से ये बिलोंग करता है। कार्गो कर्स जो है पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, सोशो पॉलिटिकल, जो कि अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए जो कॉलोनाइज पीपल, कॉलोनियल पीपल थे उस समय की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय, जो मतलब आफ्टर द वर्ल्ड वार टू के बाद, और उस समय जो भी उनकी जो समाज पर, उनके कल्चर पर जो भी उसका प्रभाव पड़ा, दुष्प्रभाव स्पेशली, उससे लड़ने के लिए उन्होंने नेटिविस्टिक और मिलेशियन मूवमेंट किए। मीन्स अपने समाज को, अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए जो मूवमेंट्स किए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, उन्हीं को हम कार्गो कर्स कहते हैं। मिलनेशियन कल्चर स्पेसिफिकली, जो मिलनेशियन आइलैंड थे, न्यूजीनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, वहाँ पर इस तरह के कार्गो कर्स का जो मूवमेंट्स पाए गए, और इनको नेटिविस्टिक और मिलनेशियन दोनों ही कैटेगरी से जोड़ा जा सकता है। तो ये नेटिविस्टिक और मिलनेशियन दोनों सही होंगे, तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, पहले ये 67 क्वेश्चन। हाँ, अरेंज द रेशियल कैटेगरीज आइडेंटिफाइड बाय द H.H. Risley इन इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट से ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ते जाना है, और जो भी रिस्ले ने क्लासिफाई किया था, डिफरेंट रेशियल कैटेगरीज दी थी इंडियन पॉपुलेशन में, उसको देखते हुए हम नॉर्थ वेस्ट से ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। तो नॉर्थ, जैसा कि अगर रिस्ले की क्लासिफिकेशन को देखें, तो रिस्ले ने 1915 में रेशियल क्लासिफिकेशन दिया था। सबसे पहला जो इंडियन पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन था, वो रिस्ले के द्वारा ही दिया गया था, और 1915 में इन्होंने 7 कैटेगरीज में पूरी इंडियन पॉपुलेशन को बांटा था, जिसमें द्रविड़, इंडो आर्यन, मंगोलॉयड, आर्यो द्रविडियन, मंगोलो द्रविडियन, साइथो द्रविडियन एंड टर्को ईरानियन दिया था, जिसमें कि कुछ के नाम, इसमें 4 के नाम दिए हुए हैं। तो इन चारों को हम जो है नॉर्थ वेस्ट से ईस्टर्न इंडिया की तरफ अरेंज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे, तो टर्को ईरानियन दिख रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री है, वो सबसे ज़्यादा ये टर्को ईरानियन होगा। ठीक है, तो टर्को ईरानियन, ये टर्को ईरानियन जो है ईरान से, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनसे बिलोंग करता है टर्को ईरानियन। और ये कैटेगरी, तो टर्को ईरानियन एकदम नॉर्थ वेस्ट में, इस एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट से चलते हैं, एक्सट्रीम मीन्स ईस्टर्न इंडिया की तरफ, तो टर्को ईरानियन सबसे पहले आएगा। और सी जो है, 2 ऑप्शन में सबसे पहले है सी, तो ये इसमें देख लेते हैं सेकेंड एंड फोर्थ में। देन नेक्स्ट जो आएगा वो इंडो आर्यन आएगा, इंडो आर्यन नेक्स्ट आएगा, इंडो आर्यन। क्यों आएगा? क्योंकि ये ऐसे पॉपुलेशन है जो आर्य माना जाता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसमें कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा सिंधु कल्चर था, वो माना जाता है कि आर्यन इन्वेजन के बाद तहस नहस हो गया। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि आर्य पहले से भारत में थे, और बाद में जो दूसरी रेस मीन्स आर्यन की आई होगी, या बाद में कोई आउटसाइडर्स आए होंगे, तो वो माना जा सकता है। तो इस तरह जो एकदम जो बाउंड्री में लोग रहते हैं, उस जो सिविलाइजेशन था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जिसमें कि पंजाब है, कश्मीर है, राजस्थान है, ये वाला जो एरिया है, वो उसमें माना गया रिस्ले के अनुसार कि यहाँ पर इंडो आर्यन रेस रहती है।
जो इंडियन भी है और आर्यन भी है, मीन्स बाहर से भी अगर आउटसाइडर्स आए तो, और इंडियन मिलकर यहाँ पर, तो इंडो आर्यन एक रेस हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिस्ले इंडो आर्यन रेस। और ये पंजाब, राजस्थान और कश्मीर एरिया में ये जो है इस तरह की रेस पाई जाती है अकॉर्डिंग टू रिस्ले। एंड टर्को ईरानियन, जैसा कि बोला कि ये तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इन एरियाज में आपको टर्को ईरानियन मिलेंगे। देन जब अब हम आ गए, अभी वेस्ट पे ही है, इंडो आर्यन तक है, वेस्ट पे ही है। वेस्ट से अब हम टूवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट चलेंगे, ठीक है, तो आर्यो द्रविड़ियन आ गए, आर्यो द्रविड़ियन, तो ये आर्य भी हैं और द्रविड़ पॉपुलेशन से भी मिक्स है, तो आर्यो द्रविड़ियन ही हो गया नेक्स्ट, ठीक है। तो आर्य वर्ड तो यहाँ जुड़ा ही है, द्रविड़ियन पॉपुलेशन जुड़ी गई। और द्रविड़ियन को माना था एच.एस. रिस्ले ने, द्रविड़ियन जो 7 कैटेगरी दी थी उसमें एक द्रविड़ियन का कैटेगरी था उनके अनुसार। और द्रविड़ियन को माना कि जो मोस्ट मीन्स जो नेटिव पीपुल इंडिया के, ऑटोथॉन ऑटोथॉन है, मीन्स इंडिया के इंडिजिनस पीपुल हैं इंडिया के, वो द्रविड़ियन ही थे। मीन्स इंडिया में द्रविड़ियन पीपुल जो है रियल यहाँ के इंडिजिनस पीपुल है, और बाहर से लोग आर्य लोग आए हैं, तो आर्यंस नॉर्थ वेस्ट से एंटर किए होंगे। और द्रविड़ियन पीपुल्स जो है वो साउथ के पीपुल्स, साउथ इंडियंस और सेंट्रल इंडिया और कुछ ईस्ट इंडिया का कुछ पोर्शन जिसमें कि वेस्ट बंगाल आता है, ये द्रविड़ में आते हैं। तो आर्यो द्रविड़ियन में आपका यूपी, बिहार और ये एरिया आ जाएगा। आर्यो द्रविड़ियन में यूपी, बिहार, ठीक है, ये सब स्टेट्स आते हैं आर्यो द्रविड़ियन में। ओके, तो इसमें आर्य के और द्रविड़ दोनों पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं इन पॉपुलेशंस में, आर्य और द्रविड़ियन में। देन टुवर्ड्स ईस्ट आ रहे हैं अब हम, तो नॉर्थ वेस्ट से आपका आ रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो मंगोलो द्रविड़ियन आ गया। और मंगोलो द्रविड़ियन में एक तो उन्होंने मंगोलॉइड बताया था, एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैटेगरी, और एक मंगोलो द्रविड़ियन बताया था। और जो मंगोलो द्रविड़ियन थे वो कौन है, वेस्ट बंगाल के लोग हैं। वेस्ट बंगाल के लोग कौन है, मंगोलो द्रविड़ियन रेस से बिलोंग करते हैं, जो मंगोलॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं और द्रविड़ियन से भी बिलोंग करते हैं। तो ये मंगोलो द्रविड़ियन में आ गए वेस्ट बंगाल के पीपल्स। ओके, तो अब हम नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट में सी रखा, सी के बाद हमने ए रखा, देन बी रखा एंड देन डी रखा। तो सी ए बी डी सेकेंड ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में सी ए बी डी है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द रिलीजन इज द पैटर्न ऑफ सिंबल्स, then the task of anthropology is to interpret, translate or decode the symbols, and this was pursued by C. Levi-Strauss, Klaus Levi-Strauss, Victor Turner, शेरी ऑर्टनर एंड क्लिफोर्ड गेट्स, ठीक है। अब जब यहाँ वर्ड देखिए ठीक होता है कि अगर आपको ध्यान देना होगा तो सिंबल्स वर्ड यूज किया गया है, इंटरप्रेट वर्ड यूज किया गया है। तो इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी या सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए यहाँ पर दो ही लोग दिख रहे हैं, विक्टर टर्नर एंड क्लिफोर्ड गेट्स, ठीक है। क्लिफोर्ड गेट्स एंड विक्टर टर्नर, ये दो जो है सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव दोनों एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते थे। गेट्स एंड विक्टर टर्नर वाज अ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और इनका ही मानना था, मींस गेट्स ने कहा था कि सिंबल्स आर द व्हीकल्स ऑफ कल्चर, और विक्टर टर्नर ने कहा था कि दीज आर द ऑपरेटर्स ऑफ सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो इन्होंने माना था कि अगर जो रिलीजन है अगर इज अ पैटर्न ऑफ सिंबल्स, then the task of anthropology is to interpret, translate or decode the symbols. Means anthropologist को task होना चाहिए कि वो interpret करे उन symbols को, और ट्रांसलेट करे या डिकोड करे, जिससे कि जो कल्चर की मीनिंग है वो पता चले, उस कल्चर में क्या मीन्स सिंबल्स के थ्रू हम कल्चर को कैसे समझ सकते हैं, नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, और यही मानना था विक्टर टर्नर एंड क्लिफोर्ड गेट्स का, जो कि सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वेल एज इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और इसमें हो जाएगा बी एंड डी,
तो बी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेल पेल्विस। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मेल पेल्विस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑब्जर्व। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इज नॉट ऑब्जर्व वर्ड यूज किया गया, मीन्स मेल पेल्विस में आपको क्या फीचर्स नहीं दिखाई देते हैं। तो स्मॉल इंफीरियर एपर्चर, ब्रॉड एंड शैलो सियाटिक नॉच, पेल्विक कैविटी स्मॉल एंड डीपर इनसाइड, स्मॉल सबप्यूबिक एंगल। अगर मेल एंड फीमेल पेल्विस को अगर हम आपस में कंट्रास्ट कराएंगे, मीन्स उनमें कंपैरिजन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो मेल पेल्विस है इन कंपैरिजन टू फीमेल वो स्मॉल है, नैरो है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट है। उनका जो इलिया क्रस्ट है वो तो टॉल है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट है, ब्रॉड नहीं है। मेल पेल्विस ब्रॉड नहीं है, कॉम्पैक्ट है, स्मॉल है, डीपर इन साइज है। तो यहाँ पर, और इनका जो एंगल है सब प्यूबिक एंगल वो भी स्मॉल है, यहाँ पर 70 डिग्री होता है, जबकि फीमेल के केस में 80 टू 100 होता है, 90 टू 100 होता है, ठीक है। तो स्मॉल सब प्यूबिक एंगल होगा, स्मॉल इंफीरियर अपर्चर, ये भी करेक्ट है। पेल्विक कैविटी स्मॉलर एंड डीपर इन साइज, ये भी करेक्ट है। तो स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, एंगल भी यहाँ पे स्मॉल है, इंफीरियर अपर्चर स्मॉल है, सियाटिक नॉच भी स्मॉल है। तो सियाटिक नॉच जो है, अब यहाँ पर ब्रॉड एंड शैलो सियाटिक नॉच लिख दिया है, जबकि मेल में सियाटिक नॉच स्मॉल है। तो फीमेल्स में ब्रॉड होता है, वहाँ पेल्विस भी ब्रॉड होती है, उनमें ब्रॉड सियाटिक नॉच होता है, उनका जो सब प्यूबिक एंगल है वो भी लार्ज होता है, ठीक है, 90 टू 100 होता है, और उनका जो पेल्विक कैविटी होती है वो भी ब्रॉड होती है साइज में। क्योंकि वहां पर जो मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, तो इनको बाइपेडल लोकोमोशन के लिए इनका नैरो एंड कॉम्पैक्ट इनका पेल्विस इवॉल्व हुआ, जबकि फीमेल में चाइल्ड बर्थ के लिए ब्रॉड पेल्विस जो है इवॉल्व हुआ। पेल्विस आप जानते होंगे कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम उसके ठीक नीचे जो बोन होती है कमर वाली, उसी को पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रम और कॉकिक्स एरिया भी आ जाता है, जिसको कॉकिक्स को टेल बोन कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में आप जानते होंगे कि थोड़ा वर्टिब्रा जो होते हैं डिफरेंट वर्टिब्रल कॉलम में जो एस शेप्ड कर्व होता है, एस शेप्ड कर्व, ठीक है। तो एस शेप्ड कर्व जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में एस शेप्ड कर्व होता है, उसमें सेवन सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबर होते हैं, और 5 सैक्रम भी होते हैं जो फ्यूज होकर एक सैक्रम बनाते हैं, और एक कॉक्सीजियल बोन होती है, कॉकिक्स कहते हैं इसको, जिसको कि टेल बोन कहते हैं, टेल बोन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सैक्रम और कॉकिक्स वाला एरिया है, ये हमारे जो है हिप बोन के साथ साथ ये वाला वर्टिब्रल कॉलम का जो एरिया आता है, इसी को पेल्विस बोन बनती है, ठीक है, जो कमर वाला पोर्शन होता है। और इसी की बात की जा रही है कि मेल पेल्विस जो होता है वो थोड़ा नैरो और स्मॉल कॉम्पैक्ट होता है, जबकि फीमेल जो होती है वो ब्रॉड पेल्विस के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड बर्थ देना होता है, और यहाँ पर सिर्फ लोकोमोटरी पर्पस के लिए होता है, मीन्स बाइपोडल लोकोमोशन अच्छे से मेल कर सके, ठीक है। तो ये जो है इस तरह इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में डिफरेंस होता है। और ये अगर फीचर्स देखते हैं तो ब्रॉड एंड शैलो सियाटिक नॉच ओनली फीमेल में पाया जाता है, नॉट इन मेल। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज दिस फीचर इज नॉट फाउंड इन द मेल पेल्विस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द फिंगर पैटर्न टाइप्स फुरहाटा इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज। तो जब हम डर्मेटोग्लिफिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, फिंगर पैटर्न्स की स्टडी कर रहे थे, उनका क्या रोल है इसमें जेनेटिक स्टडीज में, ठीक है। तो उसमें जो है देखा हमने कि 3 तरीके के इंडेक्स होते हैं, फुरहाटा इंडेक्स, लैंग्वेजर इंडेक्स और पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स, जिसमें कि फुरहाटा इंडेक्स जो होता है उसको याद करने का तरीका हमने बताया था कि वर्ल्स जो फुरहाटा से वर्ल्स जैसा निकल रहा है, तो वर्ल्स बाय लूप्स का जो
इंटेंसिटी का 100 से मल्टीप्लीकेशन, उसी को हम फुराटा इंडेक्स कहते हैं। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्ल्स बाय लूप्स इनटू 100, वर्ल्स बाय लूप्स इनटू 100। जबकि जो डेंक-मीटर इंडेक्स है उसका क्या होता है, उसका होता है फॉर्मूला आर्चेस, आर्चेस बाय लूप्स इनटू 100। ओके। और पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला होता है, पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स का 2 into sum of loops plus arches, sum of loops and arches, sum of loops and arches, 2 multiplied by loops and arches का percentage by 100, by n, by n, by n, not 100, by n. That is n is the number of fingers, n is the number of fingers. तो ये पैटर्न इंटेंसिटी जो आर्चेस के केस में हमेशा 0 निकलता है, और लूप्स मतलब लूप्स में और वर्ल्स में, टेंटेड आर्च में और वर्ल्स में ये जो है 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 2 होता है, नॉट 1, 2, ठीक है। तो आर्चेस के केस में 0 होता है पैटर्न इंटेंसिटी, क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्राई रेडाई से इसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ट्राई रेडाई से, क्योंकि आर्चेस में ट्राई रेडाई 0 होती है, आर्चेस में ट्राई रेडाई नहीं होती है। वर्ल्स में 2 होता है, वर्ल्स में 2 होता है क्योंकि वर्ल्स में 2 ट्राई रेडाई पाई जाती है, जबकि लूप्स एंड टेंटेड आर्च में एक एक ट्राई रेडाई पाई जाती है। तो लूप्स और टेंटेड आर्च में 1 होगा पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स, और जो अगर काउंट करते हैं इसको, और आर्च में 0 होगा और वर्ल्स में 2 होगा। ओके। तो इस तरह हम डिफरेंट इंडेक्सेस को निकालते हैं। जैसे फुराटा इंडेक्स को आपको याद करना होगा, वर्ल्स बाय लूप्स इनटू 100, वर्ल्स बाय लूप्स इनटू 100। ओके। So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.